सो नाउ डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 13,365 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड 2-3 दिन से हमने देख रहा है कि अपसाइड जो है वो लगातार बनती हुई जा रही है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। क्या ईएमएस स्पेस में गिरावट रुक गई है? कब तक के लिए रुक गई है? उसके रीजंस क्या है थोड़ा ये समझते हैं। लेकिन क्या यहां पर वापस से एक कोई गिरावट स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि एक जो पुल बैक आया है वो ओवरसोल्ड जोन से आया है, जो कि हम बात कर रहे थे। अभी अगर आप देखें तो चार्ट में आसानी से समझ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जब एक इंपॉर्टेंट लेवल आया आपसे डिस्कस किया था, शायद ये वो जगह आ चुकी है जहां थोड़ा सा गिरावट रुकने थमना जरूरी है। अगर यहां नहीं रुकेगी तो कहां रुकेगी? आसानी से हम देख सकते हैं जुलाई 2024 से यहां पर 12,000 रुपए जो है ना, 12,000, 12,200, ये काफी इंपॉर्टेंट जगह थी। वहीं पर अगर आप देखें तो गिरावट रुकी है। 2 दिन में आपको जो है ना वो अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला है। पर आप एक इंपॉर्टेंट जगह पर मान लीजिए अगर यहां से चलना स्टार्ट करते, थोड़ा और चलते तो क्या हो सकता है? यहां पर कुछ नहीं है बॉस, 1,000 रुपए का और पुल बैक आ सकता है। लेकिन अगर आप सोचे कि पूरा रिकवर हो जाएगा तो उसके रीजंस आपके पास नहीं है, ना ही मार्केट के पास है। इतना आप समझिए, ये एक अपसाइड स्टार्ट हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है निचले लेवल से काफी रिकवर कर गए हैं, क्या यहां से और कर पाएंगे? आप ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग दिए हैं। अगर यहां से गिरावट आएगी तो ये इधर ही आसपास से ही कहीं से आना स्टार्ट होगी। मान लीजिए 13,500, राइट, 13,500 ये वो प्राइस होगा। या थोड़ा और ऊपर तो हो सकता है इंटरडे में आप अपसाइड जाए, एकदम से फॉल आ जाए। अब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। आगे आने वाले क्वार्टरली नंबर्स आपको बताएंगे कि वो फॉल में कन्वर्ट और होना है या फिर अब थम जाना है। लेकिन अभी जो फॉल आया है लमसम अगर आप देखें 18,000 से ये फॉल चल रहा है, वो कहीं ना कहीं तो आके रुकेगा। तो अब कहीं ना कहीं गिरावट रुक चुकी है। पॉसिबिलिटी ये है इधर ही कंसोलिडेट होगा। लेकिन अगर आप कहें कि एकदम से रिकवर हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ना के बराबर। पूरा तो रिकवर होने का कोई रीजन है नहीं। तो या तो इधर ही के आसपास से थोड़ी सी गिरावट आने स्टार्ट हुए एंड वो कंसोलिडेट करें। अब उस चक्कर में आप ना ये मत सोचिएगा कि अरे मैं बहुत बड़ी पोजीशन बना लूं, क्योंकि ऑलरेडी गिरावट काफी बड़ी हो चुकी है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी 14,000 ये वो जगह है जहां पर कहीं ना कहीं इस तेजी को ब्रेक मिल सकता है। हालांकि मैंने एक चीज तो डिस्कस करी ही नहीं है। एक जो जो चैनल हमने ब्रेक किया था, ये जो चैनल है आपका, ये जब हमने ब्रेक किया तो एक और बड़ी गिरावट स्टार्ट यहीं से बड़ी एक शुरुआत हुई थी। तो अब शायद वो चैनल का यहां पर अगर आप देखें, उस चैनल को जब तक हम वापस से क्रॉस नहीं करते तब तक तो एक शुरुआत हो ही नहीं सकती है। ये भी ध्यान रखिए। क्या चार्ट नेगेटिव है? चार्ट नेगेटिव है, ऑलरेडी एक बड़ा फॉल हो चुका है। बट क्वार्टरली नंबर्स हमें बताएंगे, क्योंकि ये जो Q3 के नंबर्स होंगे ये पूरे मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक सीजनल नंबर यहां पर होने वाला है जो कि काफी यहां पर बूस्टर रहता है। अगर Q3 के नंबर एक्सपेक्टेड नहीं आएंगे तो फिर वो पूरा मार्केट ही कोलैप्स होगा। वो पूरा मार्केट कोलैप्स होगा। उसमें डिक्सन हुआ, PGEL हुआ, या फिर आपका कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लीजिए, वो सब गिर रहे होंगे बुरी बुरी तरीके से। ये ध्यान रखिए। आप अकेले आप ये सोचे कि अरे मेरा स्टॉक काफी गिर चुका है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डिस्काउंट होने पर तो और भी ज्यादा डिस्काउंट हो सकता है कि 5 की प्राइस टू बुक वैल्यू और डिस्काउंट हो जाए Q3 की वजह से। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, एक अच्छी जगह थी जो कि खरीदने लायक थी एंड ऑलरेडी मैं इसको यहाँ पर ना आपके सामने बता चुका हूँ कि 12,000 12,500 के आसपास मिले तो एक यहाँ पर ना एक जो खरीदार बैठा है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ के आ सकता है विद स्टॉप लॉस। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। स्टॉक जैसा कि ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन से 20 या 18 के RSI का जो वैल्यू था वहाँ से एक स्टार्ट किया है। अभी 36.49 के प्राइस टू बुक RSI पर है। कोई बहुत आप ऐसा नहीं है न्यूट्रल जोन में आ गए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। 12 दिसंबर 11 3 दिन के अगर हम एवरेज क्वांटिटी देखें तो ठीक ठाक एक इन्वेस्टर का एक इंटरेस्ट बना हुआ है इस स्टॉक में। जैसे एक बड़ी गिरावट आई है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर आया है खरीदने के लिए। ये गिरावट हुई क्यों थी, काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए, रीजंस काफी निकाले जाते हैं, जैसे कि वीक डिमांड, ठीक है ना,
एक ये भी एक बड़ा रीजन है। अब आप मान लीजिए ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दूसरों के लिए काम करती है ना। अगर उन कंपनियों का जो जो प्रोडक्ट बनवाते हैं इनसे, उनका खुद ही प्रोडक्ट इतना डिमांड नहीं क्रिएट कर रहा है, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो इन्वेंट्री तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है इन्वेंट्री बढ़ेगी। उस इन्वेंट्री को उनको हटाना पड़ेगा धीरे धीरे करके। जब तक वो हटा नहीं सकते तब तक यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को एक कोई बड़ा ऑर्डर दे नहीं सकते। इसीलिए ये ईएमएस थीम जो है ना वो एकदम से कोलैप्स हुई। बात ये है ऑलरेडी एक हाई वैल्यूएशन पे थी एंड फिर वो स्टार्ट हो गई। कब से एकदम से स्टार्ट हो जाती है ये सब, ये आपका अनुमान लगा पाना ये काफी टफ होता है। लेकिन अगर आपके पास शेयर है, ऑलरेडी आप कमा रहे हैं, बढ़िया बेहतरीन पैसा बन रहा है, तो आप एक हाई जगह पर जाकर ये सोच सकते हैं कि स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे आ चुका है और थोड़ी सी दिक्कत भी चल रही है जगह जगह डिमांड की जो है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो आप प्रॉफिट बुक करके साइड में हट जाइए। बड़े इन्वेस्टर यही करते हैं, जाहिर सी बात है, वो गिरने का वेट नहीं करते हैं स्टॉक का। उनको दिखता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा हो चुका है, स्टॉक काफी हाई वैल्यूएशन पे है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, गिरेगा गिरेगा, नहीं गिरेगा तो दूसरी जगह देख लूंगा। तो ये बात यहां पर आ जाती है। अब अगर आप देखेंगे तो कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई ऐसा डिसेंट ग्रोथ हमें 4 क्वार्टर से नहीं देखने को मिल रही थी। 391 से 443, 482 एंड 561 करोड़। तो कोई खास बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी जिस वैल्यूएशन पर ये चल रहा था, जिस वैल्यू पर ये चल रहा था। आज की डेट में 20 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास होगा। सोचिए कि जब ये 18,000, 19,000, 20,000 था तब कितना प्राइस टू बुक वैल्यू होता। बात यहां पर ही आ जाती है। ऊपर से प्रमोटर थोड़ा सा बेच के निकले, कहीं ना कहीं प्रमोटर को भी पता चल जाता है कि मेरा स्टॉक का रियल वैल्यू कितना है। ऐसा नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर और एफआईआईज और डीआईआईज यहां पर ना सर्च करते रहते, प्रमोटर भी बैठा है, उनके पास भी लोग हैं, वो अपनी कंपनी की रियल वैल्यू जानते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो उनको भी प्रॉफिट बुकिंग लगा एंड उन्होंने किया। एफआईआईज भाई कहीं ना कहीं वो भी यहां पर थोड़ा सा बुक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बिकवाली हो गई है, ऐसा भी बेच के निकले। अगर 2% होल्डिंग कम कर दी तो कोई गलत बात थोड़ी है। दुनिया में किस मार्केट में प्रमोटर या एफआईआईज या डीआईआईज नहीं करते या रिटेल नहीं करते? रिटेल देर में आता है, बस ये है। आपसे होल्डिंग छीनी गई, एफआईआईज थोड़ा सा बेचे, प्रमोटर बेचे, लेकिन डीआईआईज दुरुस्त है, डीआईआईज ने एकदम से यहां पर इन्फ्यूज किया। लेकिन एक्चुअल बेसिस पर एफआईआईज का इंपॉर्टेंस रखता है, डीआईआईज खरीदते हैं, उनका काम ही है खरीदना, आप उनको कैसे तोलेंगे। अभी भी 81,213 करोड़ का मार्केट वैल्यू पर है डिक्सन एंड 19.98 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर। Q3 के नंबर्स यही तो बताएं। अगर Q3 के नंबर्स बहुत डिसेंट है तो जाहिर सी बात है ये प्राइस टू बुक वैल्यू कंफर्ट आएगा। ये जो पी रेशो है ये आपका कंफर्ट होगा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंडिकेटर चेंज, ग्रोथ होगी अर्निंग पर शेयर में, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं यहां पर ना आपके सामने कंफर्ट आता वो देखने मिलेगा। तो वो आगे आपको ना यही देखना है, आगे इस कंपनी का Q3 का नंबर ही बताएगा आपको कि ये स्टॉक जा किधर रहा है, क्या दोबारा कोई बड़ा डिस्काउंट आने वाला है, या फिर जब तक 12,000 ये टिका हुआ है स्क्रीन पर तब तक आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 12,000 के नीचे ट्रेवल करने लगा तो ये समझो कि उसके अंदर 10-12% की और डिस्काउंट आने की संभावना है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप खुद ही बता सकते हैं कि जहां से ये घूमा है आसान नहीं है कि अब वापस से उसको तोड़ दे। ये इधर ही घूमता रहेगा, 1-1.5 की रेंज में घूमता रहेगा बस। गिरावट काफी बड़ी हो चुकी है, क्या स्टॉक को खत्म कर दिया जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है ना। आने वाले जो चैलेंजेस है वो Q3 है। Q3 अगर अच्छा कर गया तो भाई जाहिर सी बात है आपको यहां पर बल मिल जाएगा, आप जो भी ऊपर रेजिस्टेंस है वो तोड़कर निकल सकते हैं। लेकिन अगर Q3 वीक मिल गया तो फिर ऑलरेडी वो चीज ना और डिस्काउंट करवा देगी, ये बात आप समझो। ऊपर में यहां पर क्या लगता है, क्यों लाइन चार्ट पर अगर आप देखेंगे जाहिर सी बात है यहां पर आप समझिए ये इस जगह से हम घूमे हैं। दूसरा ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है जो कि 14,000 एंड दैट्स वाई मुझे लगता है यहां पर कि अगर कोई अपसाइड और मिलेगी, क्योंकि आप एक इंपॉर्टेंट जगह पर बंद हुए हैं, ये जगह काफी महत्व रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है, क्या हम टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे। जो करंट लेवल 13,380 का हो सकता है थोड़ा 200 रुपए अपसाइड मिले, 300 रुपए अपसाइड मिले एंड एकदम से गिरावट हो जाए। सो देखते हैं यहां पर क्या रहता है। लेकिन जगह जो है ना सिर्फ 14,000 तक की ही देखने को मिल रही है, इससे ज्यादा जगह देखने को नहीं मिल रही है। मूविंग एवरेज आपकी काफी ऊपर है, 15,800 के आसपास मूविंग एवरेज आपका ट्रेवल कर रहा है, ये ध्यान रखिए, अभी आपसे काफी दूर है।
तो ये है अभी डिक्सन की कहानी। आपने बाय किया, एक अच्छी जगह पर बाय किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने एक ऐसी जगह पर बाय किया है जहां पर फॉल रुक गया, लेकिन आपको जो है ना स्टॉप लॉस भी कैरी करना है एंड वेट करना है Q3 का। कहीं ना कहीं ईएमएस थीम में जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी है, अब इससे ज्यादा क्या डिमांड करते हैं। लेकिन अगर Q3 शानदार नहीं निकले, एक्सपेक्टेड नहीं निकले, तो वो आप समझ जाइएगा कि ये पूरे मार्केट को ही दिक्कत देगा, ये आपके स्टॉक्स को नहीं, पूरे मार्केट में ही डिस्काउंट लेकर आएगा। निफ्टी ऑलरेडी पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो इसके आसपास चल रहा है, तो ये दिक्कत की बात रहेगी। Q3 पर सारी चीजें जो है वो टिकी हुई हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।